दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि पॉक्सो एक्ट कितनी खतरनाक है और जब इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तब ये किस तरीके से एक मासूम की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। इस मूवी की कहानी अदालत से शुरू होती है। दरअसल यहाँ पे चंदू नाम के एक लड़के के ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगाया गया है। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट को 2012 में लाया गया था और आज की हमारी ये मूवी की टाइमलाइन 2013 में बेस्ड है, यानी कि इस एक्ट के आने के 1 साल बाद। दरअसल इस एक्ट को नाबालिग बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि जो कोई भी नाबालिग बच्चों का फायदा उठा के उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज या फिर सेक्सुअल हरासमेंट करे, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दरअसल ये केस पिछले 2 महीने से चल रहा है और आज जज ये बता देते हैं कि अगले सोमवार यानी कि 4 दिन बाद वो इस केस का फाइनल जजमेंट सुनाएंगे। फिर हम अदालत के बाहर चंदू की बड़े भाई को देखते हैं तो चाय की टपरी से उन्हें एडवोकेट मोहन राव के बारे में पता चलता है। दरअसल कुछ महीने पहले उन्होंने भी एक पॉक्सो एक्ट का केस लड़ा था और उन्होंने उस केस को जीता भी था। तो ये जानने के बाद चंदू के बड़े भाई एडवोकेट मोहन राव से मिलना चाहते हैं। तो वहीं टपरी पे चाय पीने आया हुआ एक वकील उनकी मदद करता है। वो मोहन राव के असिस्टेंट सूर्या का नंबर उन्हें दे देता है और वो सूर्या को कॉल करके कहते हैं कि उन्हें एडवोकेट मोहन राव से मिलना है। तो सूर्या उन्हें अगले दिन ऑफिस में आने के लिए कहता है। दरअसल सूर्या भी एक लॉयर है पर वो एडवोकेट मोहन राव के नीचे काम करता है, पर उसने आज तक अदालत में एक भी केस नहीं लड़ा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं चंदू का बड़ा भाई एडवोकेट मोहन राव से मिलने उनके ऑफिस में आते हैं, पर उस टाइम एडवोकेट मोहन राव ऑफिस में नहीं होते हैं। तो सूर्या उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है और जब तक मोहन सर यहाँ पे नहीं आ जाते हैं सूर्या उनसे पूरी कहानी सुनता है कि असल में क्या हुआ था और किस लिए चंदू के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं चंदू अपने पिता से डांट खा रहा होता है। दरअसल उसने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया है और अभी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा रहा है, पर उसके पिता चाहते हैं वो आगे भी पढ़ाई करे और एक अच्छा सा नौकरी करे। फिर चंदू जब नहाने जाता है तो देखता है कि घर में साबुन खत्म हो गया है, तो इसीलिए वो नया साबुन लाने के लिए पास ही के एक दुकान में जाता है। दरअसल आज न्यू ईयर होता है और चंदू का एक दोस्त उसे न्यू ईयर विश करता है, पर चंदू उसे गुस्से में जवाब देता है कि भाई क्या न्यू ईयर है, सब कुछ तो बिल्कुल सेम ही है, तुम लोग फालतू में इसे सेलिब्रेट क्यों करते हो। फिर वो साबुन लेके वापस घर आ जाता है। दरअसल उस टाइम उस दुकान में कुछ लड़कियां भी थे। उनमें से एक लड़की को चंदू बहुत अजीब लगता है, तो वो अपनी एक दोस्त की मदद से इस लड़के के बारे में पता करती है। तो उसे पता चलता है इस लड़के का नाम चंदू है। फिर उसी दोस्त से उसे चंदू का नंबर भी मिल जाता है। फिर वो तुरंत चंदू को कॉल करके उसे परेशान करने लगती है। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। वो लड़की चंदू को हर रोज कॉल करके तंग करती है, पर अपना नाम नहीं बताती है। दरअसल उसके परिवार में सभी लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और ये अमीर लोग होते हैं, पर उस लड़की के मामा बहुत ही गुस्सैल होते हैं और उनका नाम मंगपति है और वो एक जमींदार हैं। वो हमेशा अपने घर की लड़कियों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। फिर चंदू और उस लड़की के बीच में बातचीत कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन वो लड़की चंदू को ये बता देती है कि उसका नाम जाबिड़ी है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चंदू की माँ इस्त्री करने का काम करती हैं, तो वो एक दिन इस्त्री के लिए कपड़े लेने एक घर में जाता है और ये घर किसी और की नहीं जाबिड़ी की है, पर चंदू को इसके बारे में पता नहीं है। और उस टाइम जाबिड़ी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रही होती है और तभी जाबिड़ी की एक दोस्त उसे उसकी नाम से पुकारती है और चंदू ये सुन लेता है।
उसे लगता है कि जो लड़की उसे बार बार कॉल करती है शायद वो इनमें से ही कोई एक है, और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए जिबिली को कॉल करता है। और तभी जिबिली का फोन बजने लगता है और चंदू ये समझ जाता है कि वो जिस लड़की के साथ रोज बात करता है वो यही लड़की है। तो जाबिली कौन है ये जानने के बाद चंदू बहुत खुश हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर एक दिन जाबिली चंदू को अपनी कजन सिस्टर की मैरिज पे बुलाती है। पहले तो चंदू जाने के लिए मना करता है, पर जाबिली कहती है कि उस दिन मैं साड़ी पहनूंगी। तो जाबिली से ये सुनने के बाद चंदू राजी हो जाता है और उस मैरिज में पहुंच भी जाता है। और जैसे कि ज्यादातर टीनेजर करते हैं, ये दोनों भी दूर दूर से आंखों ही आंखों में थोड़ा मस्ती करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद चंदू वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जाबिली अक्सर चंदू से मिलने उसके घर आ जाती है। चंदू की माँ और बहन के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जाबिली चंदू से मिलने उसके घर आती है, पर उस टाइम चंदू अपने दोस्तों के साथ होता है। तो जाबिली उसे कॉल करके घर बुलाती है। तो चंदू अपने एक दोस्त के साथ घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसके दोस्त को कहीं छोड़ के वो अपने घर पहुंच जाता है। तभी चंदू की छोटी बहन कहती है कि पापा के आने का समय हो गया है। दरअसल चंदू के पापा कूली का काम करते हैं, तो जाबिली घर के अंदर जाके छुप जाती है ताकि चंदू के पापा उसे ना देखें। दरअसल जाबिली यहाँ पे अक्सर आया करती है, पर चंदू के पापा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर चंदू के पापा घर आके बस खाना खा ही रहे होते हैं, तभी मंगपति जाबिली की माँ और पुलिस के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अपनी माँ और मामा को देख के जाबिली भी घर से बाहर आ जाती है। अभी उसकी एज 17 साल 8 महीने है और एक नाबालिग लड़की को अपने घर में छुपा के रखने के लिए वो चंदू को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं और जाबिली को अपने घर ले जाते हैं। फिर मंगपति चाहता है कि जाबिली के मम्मी पापा उस लड़के के खिलाफ केस करें ताकि पुलिस लंबे टाइम तक उस लड़के को जेल के अंदर रख सके, पर जाबिली के माँ और दादाजी ये नहीं चाहते हैं। दरअसल वो ये नहीं चाहते हैं कि जाबिली को बार बार पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाना पड़े। इस तरीके से जाबिली का नाम समाज में उछलेगा और उनकी बेटी की ही बदनामी होगी। पर मंगपति बहुत गुस्से में होता है, वो किसी भी तरीके से चंदू को जेल भेजना चाहता है। फिर वो एडवोकेट दामू के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और एक झूठा रिपोर्ट बनाता है, और क्योंकि जाबिली एक माइनर है इसीलिए वो चंदू के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं। फिर ये केस अदालत में जाता है। फिर चंदू के बड़े भाई भी उनके लिए एक वकील करते हैं, पर ये वकील उन्हें धोखा देके मंगपति के साथ हाथ मिला लेता है। दरअसल वो कोर्ट में चंदू को रिप्रेजेंट तो करेगा, पर वो उसके सपोर्ट में ज्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं एडवोकेट दामू कोर्ट में ये दलील देते हैं कि पिछले कुछ महीनों से चंदू जाबिली को तंग कर रहा था। दरअसल वो उसके साथ एक्टिविटीज करना चाहता था और इसी गंदे इरादे के साथ उसने उस दिन जाबिली को किडनैप करने का कोशिश किया था। और एडवोकेट दामू उनकी इस बात को प्रूफ करने के लिए एक मेडिकल स्टोर के मालिक को बुलाते हैं, जिसके यहाँ से चंदू के दोस्त ने चंदू के लिए खरीदा था। दरअसल जिस दिन चंदू को अरेस्ट किया गया था ये उसी दिन की बात है। एडवोकेट दामू जब उस मेडिकल स्टोर वाले से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि इसका एक दोस्त मेरे स्टोर में आया था, उसने मुझे कहा कि बाहर खड़े हुए उसके दोस्त के लिए उसे चाहिए, और कौन किस लिए यूज होता है ये हम सबको पता है। फिर एडवोकेट दामू सरकारी अस्पताल के एक साइकियाट्रिस्ट को अदालत में बुलाते हैं और वो जज के सामने ये बताते हैं कि इस हादसे को लेके जाबिली को गहरा सदमा लगा है और वो इस हालत में भी नहीं है कि वो अदालत में आके अपना बयान दे सके। फिर दामू अदालत से ये अपील करते हैं कि जाबिली की हेल्थ को देखते हुए उसके यहाँ ना आए भी इस केस को आगे बढ़ाया जाए, और अदालत को ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जाबिली एक माइनर लड़की है
फिर चंदू की वकील उसके लिए बेल अप्लाई करता है, पर जज उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर एडवोकेट दामू 3 आई विटनेस को भी अदालत में बुलाता है। वो तीनों बताते हैं कि उस दिन सीमाचलम अपन्ना टेम्पल में दर्शन करने के बाद वो तीनों घर जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़े थे और उसी टाइम ये लड़का वहाँ पे आके वहाँ पे खड़ी हुई एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है। पर जब वो उस लड़की को अपने बाइक में जबरदस्ती बिठा के ले जाने लगता है, तब हम उस लड़की को पहचान लेते हैं। वो हमारे गाँव की मुखिया की बेटी थी और हमने तुरंत उन्हें कॉल करके इसके बारे में बता दिया। फिर चंदू का लॉयर उनसे पूछता है कि अगर आपने उस दिन सच में चंदू को देखा था तो क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की और चंदू किस कलर के ड्रेस पहने थे और चंदू के बाइक का कलर क्या था। और वो लोग इस सवाल का सही जवाब दे देते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो इस पूरी घटना को अच्छे से जानने के बाद सूर्या को इनके ऊपर दया आ जाता है और तभी मोहन सर उसे कॉल करके बताते हैं कि आज वो किसी और काम को लेके बिजी हैं और वो ऑफिस नहीं आ पाएंगे। तो सूर्या इन्हें कल सुबह फिर से आने के लिए कहते हैं और शाम को जब मोहन सर यहाँ पे आते हैं, सूर्या उन्हें चंदू की केस फाइल दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद मोहन राव इस केस को लेने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं इस केस को जीतना लगभग नामुमकिन है, तुम एक काम करो, उन्हें कॉल करके मना कर दो। पर सूर्या का सोच थोड़ा अलग था। उसे लग रहा था कि इस केस को जीता जा सकता है, इसीलिए वो चंदू के भाई को कॉल करके मना नहीं करता है। उल्टा अगले दिन जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, वो उन्हें कहता है कि मोहन राव इस केस के लिए राजी हो गए हैं, पर उनके बिहाफ पे मैं इस केस को आपके लिए लड़ूंगा और चंदू के भाई इसके लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोहन राव के बिहाफ पे सूर्या ये केस लड़ रहा है, इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। फिर मंडे को हम देखते हैं सूर्या जज को इस केस को लेके फिर से एक रीट्रायल करने का अनुमति मांगता है और यहाँ पे जज एक भले इंसान थे और वो रीट्रायल के लिए राजी हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सूर्या को एक डेट दिया जाता है ताकि सूर्या अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट अदालत के सामने रख सकें। फिर अगले सुनवाई पे हम देखते हैं सूर्या दामू से कुछ सवाल करना चाहते हैं और वो इसके लिए जज से परमिशन भी ले लेते हैं। फिर सूर्या दामू से पूछते हैं कि आज आप अदालत आने से पहले पेट्रोल पंप में क्या करने गए थे। तो दामू कहता है लोग पेट्रोल पंप क्यों जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो सूर्या कहते हैं पर आपकी तो डीजल गाड़ी है, तो फिर आप पेट्रोल पंप पे क्या कर रहे थे। तो एडवोकेट दामू कहता है मेरे घर में एक 2 व्हीलर है जो कि पेट्रोल से चलता है और उसे तो मैं धक्का मार के पेट्रोल पंप नहीं ला सकता था ना, इसीलिए मैंने एक बोतल में कुछ पेट्रोल लिया। तो सूर्या कहते हैं नहीं, आप झूठ कह रहे हो, दरअसल सच ये है कल शाम को आपकी एक दुकानदार के साथ झगड़ा हुआ था और आज आपने उसकी दुकान को जलाने के इरादे से ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा है। तो एडवोकेट दामू कहते हैं हाँ ये सच है, कल मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, पर मैं भला उसकी दुकान को क्यों जलाऊंगा, और वैसे भी पेट्रोल खरीदना कोई क्राइम नहीं है। अगर मैं पेट्रोल को खरीद के उसके दुकान को जला देता तब जाके इसे क्राइम माना जाता। तो सूर्या कहते हैं मैं भी कब से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि खरीदना कोई क्राइम नहीं है, अगर होता तब जाके उसे क्राइम माना जाता। फिर एडवोकेट सूर्या चंदू के उस दोस्त को अदालत में बुलाते हैं जिसने उस दिन मेडिकल स्टोर से खरीदा था और वो सबके सामने पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे चंदू ने को नहीं लिया था, उसे वो वही रास्ते में ही फेंक के घर चला गया था। फिर एडवोकेट सूर्या उन तीनों को अदालत में बुलाते हैं जिन्होंने चंदू के खिलाफ बयान दिया था, पर इस बार वो उन तीनों को एक साथ नहीं अलग अलग बुलाते हैं और वो उन तीनों से बस एक ही सवाल पूछते हैं कि आप जब उस दिन मंदिर के लिए घर से निकल रहे थे तब टाइम क्या हो रहा था। इसी सेम सवाल का जवाब दोनों का अलग अलग होता है और एक तो इसका जवाब दे ही नहीं पाता है। फिर एडवोकेट सूर्या जज से कहते हैं जबकि ये तीनों एक साथ घर से निकले थे, पर फिर भी इन तीनों को उस टाइम कितने बज रहे थे वो याद ही नहीं है, पर उन्हें ये जरूर पता है कि उस दिन चंदू और जाबिड़ी ने किस कलर की ड्रेस पहना था। एडवोकेट सूर्या के इस काउंटर आर्ग्यूमेंट से एडवोकेट दामू घबरा जाते हैं
और उनके पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो जज से और थोड़ा टाइम मांगते हैं और जज उन्हें एक नेक्स्ट हियरिंग का डेट दे देते हैं। फिर अगली हियरिंग पे एडवोकेट दामू अदालत में एक सीसीटीवी फुटेज पेश करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जाबिली के कहने पर चंदू एक बार उसकी एक कजन की शादी में गया था और अभी एडवोकेट दामू अदालत में जो वीडियो दिखा रहे हैं वो वीडियो भी उसी दिन का होता है। दरअसल इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं चंदू जाबिली को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे एक कमरे के अंदर चला जाता है और 16 मिनट तक वो दोनों उस रूम के अंदर ही रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एडवोकेट सूर्या बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया होता है। एडवोकेट दामू अदालत में ये बताते हैं जिस दिन चंदू जाबिली को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था उसी दिन सुबह एक अननोन नंबर से उन्हें ये वीडियो मिला था और बाद में ये सब हादसा हो गया और उन्होंने इस वीडियो के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये वीडियो सबके सामने आए क्योंकि इससे उन्हीं की बेटी की बदनामी होगी। और अब जब उन्होंने देखा कि चंदू को सजा मिलने में देरी हो रही है तब इन्होंने इस वीडियो के बारे में सबको बताया ताकि इस वीडियो की मदद से चंदू को जल्द से जल्द सजा मिल सके। तो दामू से ये सब सुनने के बाद भी जज आज आखिरी फैसला नहीं सुनाते हैं तो वो नेक्स्ट हियरिंग डेट देके आज की कार्रवाई को यहीं पे खत्म कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो शुरू से ही मंगपति के पास था पर वो नहीं चाहता था कि इस वीडियो को सबके सामने लाना पड़े क्योंकि इससे जाबिली की बदनामी होती। दरअसल जिसके यहाँ शादी था उन्हें जब ये वीडियो मिला तो उन्होंने सबसे पहले उस वीडियो के बारे में मंगपति को बताया और फिर मंगपति अपने बंदे भेज के चंदू के ऊपर नजर रखते हैं और बिल्कुल सही टाइम पे पुलिस के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर एडवोकेट सूर्या गुस्से में चंदू के भाई से कहते हैं, मैं आपकी केस को और नहीं लड़ सकता, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप अपने लिए कोई और वकील देख लीजिए। फिर एडवोकेट सूर्या बस पकड़ के सीधा अपने गांव चले जाते हैं। दूसरी तरफ चंदू के माता पिता जाबिली के घर जाते हैं और मंगपति के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगते हैं कि हमारे बेटे से गलती हो गई है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, आगे से वो आपकी लड़की के आस पास भी नहीं दिखेगा। पर मंगपति उनका एक नहीं सुनता है। फिर वो चंदू के माता पिता को गाली देके वहां से भगा देता है। फिर दूसरी तरफ मनोज सर को ये पता चल जाता है कि सूर्या उनके अंडर वो पॉक्सो वाला केस लड़ रहा है। फिर मोहन सर सूर्या को कॉल करते हैं पर सूर्या उनके कॉल को इग्नोर करता है। फिर मोहन सर सीधा उसके गांव पहुंच जाते हैं और सूर्या को इस पॉक्सो वाले केस को लेके थोड़ा मोटिवेट करते हैं। मोहन सर कहते हैं, तुम इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पे मत आओ, पहले पूरी कहानी को अच्छे से समझो कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था और तब जाके केस में आगे बढ़ो। जब तुम अदालत में सही टाइम पे सही सवाल पूछोगे तब जाके तुम केस को जीत पाओगे। फिर हम अगले हियरिंग के दिन एडवोकेट सूर्या को अदालत में देखते हैं। इसका मतलब उन्होंने अभी तक इस केस को छोड़ा नहीं है। फिर हम देखते हैं एडवोकेट दामू जज से कहते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज के बाहर आने के बाद पुलिस की चार्जशीट में कुछ बदलाव किए गए हैं और अब चंदू के ऊपर के भी चार्जेस लगाए गए हैं। फिर एडवोकेट सूर्या इंस्पेक्टर को कटघरे में बुला के उनसे पूछते हैं कि आपने ये के चार्जेस चंदू के ऊपर कैसे लगाए। तो इंस्पेक्टर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड एक माइनर के साथ को भी रेप माना जाएगा। तो एडवोकेट सूर्या कहते हैं, पर आपको कैसे पता चला कि इन दोनों के बीच में हुआ था। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं, ये दोनों 16 मिनट तक रूम में अकेले थे और जब दो लड़का लड़की रूम में अकेले होंगे तो एक बच्चा भी बता सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। क्या पुलिस के पास कोई ठोस सबूत है? तो इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं, अगर 48 घंटे के अंदर अंदर ये कंप्लेन किया जाता तो हम मेडिकल करवा सकते थे। क्या आप किसी के ऊपर ऐसे ही रेप के चार्जेस लगा देंगे भले ही आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो? वैसे भी कोर्ट सबूत मांगता है,
अनुमान में कोर्ट नहीं चलता है। फिर एडवोकेट सूर्या कहते हैं कि उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, जाबिड़ी और चंदू। पर जाबिड़ी तो यहाँ पे नहीं है, तो क्यों ना हम चंदू से ही पूछ लें कि उस दिन वहाँ पे हुआ क्या था। और फिर चंदू अपना बयान देता है और वो सबको बताता है कि उस दिन उस कमरे में 16 मिनट तक क्या हुआ था। पर चंदू की बताई हुई बातों को एज एन ऑडियंस हमें सुनाया नहीं जाता है। आखिर चंदू ने अपने बयान में क्या कहा ये हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर एडवोकेट सूर्या कटघरे में उस सरकारी अस्पताल के साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं और वो उनसे पूछते हैं क्या आप अभी भी जाबिड़ी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, हफ्ते में 2 दिन जाबिड़ी की माँ उसे अपने साथ लेके हमारे अस्पताल आते हैं। फिर एडवोकेट सूर्या डॉक्टर से पूछते हैं तो जाबिड़ी की ट्रीटमेंट या फिर काउंसलिंग के लिए लगभग कितना टाइम लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो 15-20 मिनट ही लगते हैं, पर क्योंकि वो एक सरकारी अस्पताल है वहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, उन्हें वहाँ पे कभी कभी 1 या फिर 1.5 घंटे तक वेट करना पड़ता है। फिर एडवोकेट सूर्या जज को एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में दिखने वाला बंदा डॉक्टर के यहाँ अटेंडेंट का काम करता है, यानी कि ज्यादातर टाइम पेशेंट को यही देखता है और फिर एक एक करके उन्हें डॉक्टर के पास भेजता है। इस वीडियो में हम देखते हैं एडवोकेट सूर्या उस अटेंडेंट को जाबिड़ी की फोटो दिखा के पूछते हैं भाई आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है। तो वो अटेंडेंट साफ साफ मना कर देता है। फिर एडवोकेट सूर्या कहते हैं जाबिड़ी हफ्ते में 2 दिन अस्पताल जाती है और ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान हफ्ते में 2 बार आ रहा हो आप उसका चेहरा ही भूल जाओ। फिर एडवोकेट सूर्या जज से ये अपील करते हैं कि सर मैं एक बार इस अटेंडेंट से पूछताछ करना चाहता हूँ। फिर जज उस अटेंडेंट को कोर्ट में बुलाने की ऑर्डर देते हैं और कहते हैं ठीक है अभी के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दोपहर को इस केस में फिर से सुनवाई होगी। फिर ब्रेक के बाद दोबारा से कार्यवाही शुरू की जाती है। फिर उस अटेंडेंट को कटघरे में बुला के एडवोकेट सूर्या जब उसे फिर से जाबिड़ी की फोटो दिखाते हैं तो इस बार वो जाबिड़ी को पहचान लेता है। ये देख के एडवोकेट सूर्या शॉक हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं पर आपने तो कुछ दिन पहले इस लड़की को पहचानने से मना कर दिया था। तो उसके जवाब में वो अटेंडेंट कहता है सर आपने मुझे उस दिन इस लड़की की फोटो नहीं दिखाया था, वो फोटो किसी और लड़की की थी। अटेंडेंट की ये जवाब सुन के एडवोकेट सूर्या ये समझ जाते हैं कि एडवोकेट दामू ने इसे खरीद लिया है। तो वो उसके सामने 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखते हैं और उसे पूछते हैं कि बताओ कि इनमें से जाबिड़ी की माँ कौन है। फिर वो इन दोनों फोटो में से एक फोटो को चूज करके कहता है कि हाँ यही है जाबिड़ी की माँ। एडवोकेट सूर्या उस फोटो को जज साहब को दिखाते हैं। दरअसल वो फोटो किसी और की नहीं चंदू की माँ की होती है। तो जैसे ही सबको इस फोटो के बारे में पता चल जाता है तो वो अटेंडेंट कहता है सर मैं थोड़ा सा घबरा गया था, वो वाला फोटो नहीं, आपके हाथ में जो दूसरा फोटो है ये है जाबिड़ी की माँ। तो एडवोकेट सूर्या उस फोटो को भी जज को दिखाते हैं। दरअसल ये फोटो किसी और की नहीं खुद एडवोकेट सूर्या की माँ की होती है। इस बात से ये साबित हो जाता है कि ये अटेंडेंट झूठ कह रहा है, उसने कभी भी जाबिड़ी को नहीं देखा है क्योंकि जाबिड़ी कभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल गई ही नहीं है। फिर एडवोकेट सूर्या जज से ये अपील करते हैं कि जब से ये केस शुरू हुआ है जाबिड़ी एक बार भी कोर्ट नहीं आई है और उस रूम में क्या हुआ था वो सिर्फ जाबिड़ी और चंदू को ही पता है। और चंदू का बयान तो हम लोगों ने सुन लिया है, अभी हमें सिर्फ जाबिड़ी से सुनना है। अगर इन दोनों के बयान बिल्कुल सेम होते हैं तब हमें ये पता चल जाएगा कि चंदू निर्दोष है। तो जज यहाँ पे एडवोकेट दामू को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं कि अगली सुनवाई के दिन जाबिड़ी यहाँ पे होना चाहिए और फिर आज की कार्यवाही को यहीं पे रोक देते हैं। फिर हम देखते हैं अगली हियरिंग में जाबिड़ी कोर्ट में आके सबके सामने सच बताती है कि असल में उस रूम के अंदर हुआ क्या था। दरअसल नीचे जैसे जाबिड़ी की कजन की शादी हो रही थी ऊपर भी वो दोनों बिल्कुल उसे रिपीट करते हैं, यानी कि नीचे पंडित उन दोनों को जो कुछ भी करने के लिए कह रहे थे ऊपर ये दोनों बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे। तो जाबिड़ी की कोर्ट में इस बयान के बाद ये क्लियर हो जाता है कि चंदू बिल्कुल सच कह रहा था क्योंकि इन दोनों का बयान बिल्कुल मैच हो जाता है। फिर एडवोकेट सूर्या जज से कहते हैं शुरू से चंदू के ऊपर जो कुछ भी चार्जेस लगाए गए हैं वो सब कुछ फेक है
अब यहाँ पे साबित हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और चंदू ने कभी भी जाबिली को किडनैप करने की कोशिश नहीं किया है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं मंगापति और दामू के द्वारा पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया गया है। जाबिली की बयान को सुनने के बाद जज चंदू को सभी आरोप से बरी कर देते हैं, यानी कि इस पॉक्सो एक्ट के केस में चंदू निर्दोष पाया जाता है। और दूसरी तरफ जज एडवोकेट दामू और मंगापति के ऊपर एक्शन लेते हैं, उन्हें कस्टडी में लेके पूछताछ करने की आदेश देते हैं। फिर चंदू और उसके परिवार एडवोकेट सूर्या को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज चंदू जेल में होता। फिर कुछ दिन बाद मार्केट में चंदू की मुलाकात जाबिली से होती है। जाबिली चंदू के पास आती है और कहती है आज मेरी 18th बर्थडे है। इसका मतलब अब जाबिली नाबालिग नहीं रही और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर सकते हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी स्वीट मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।